अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वीजास होते हैं, परमिशंस होती हैं जी। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या रहा जब आप रोड पे जा रहे हो? तो इसके लिए सर जैसे हमारा पासपोर्ट्स होते हैं, वीज़ा होते हैं, इसके लिए होता है कार्नेट। कार्ने दी पसाज कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है। तो वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। एंड कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे करना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। वो मैंने अप्लाई करा था, वो मेरे को मिल गया। तो हर कंट्री की एंट्री पे उस पर भी स्टैंप लगती है फॉर कार, एग्जिट पे भी स्टैंप लगती है फॉर द कार। तो आपके पास वहाँ का वीजा नहीं होना चाहिए? वीजा होना चाहिए। वीजा तो मेरे पास जो है वो मेरे लिए है। कार के लिए वीजे की जरूरत नहीं, कार के लिए कार्नेट जरूरी है। नहीं, कार के लिए तो कार्नेट चाहिए, लेकिन आपने इतनी सारी जगह के जो मैप है, इतनी सारी जगह के आपने लिए हैं वीजास, है ना? तो यार ये देखना जरा, ये भी एक बहुत बड़ी सी चीज है। इतनी सारी कंट्रीज, मतलब टोटल ये कितनी होगी, 7-8 होगी सर? 19 कंट्रीज 19 कंट्रीज हैं भाई। 19 कंट्रीज का पहले आपने वीजा लिया जी। उसके बाद में फिर आपने कार्नेट लिया। हाँ हाँ। तो इसी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि मैं अब कैनेडियन सिटीजन हूँ। तो मोस्ट ऑफ द यूरोप में मेरे को वीजास की जरूरत नहीं है। कैनेडियन। तो बाकी जो वीजा लेना पड़ता है टर्की, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के लिए। सबसे मुश्किल वीजा लेना है ईरान का फॉर कैनेडियन, ब्रिटिश एंड यूएस पासपोर्ट होल्डर्स। ये लो, मतलब कुछ कंट्रीज तो इनकी, क्योंकि कैनेडियन पासपोर्ट की वैल्यू बहुत है, जैसे अमेरिकन पासपोर्ट की है, और आजकल तो यूएई के पासपोर्ट की भी है वैल्यूज काफी, जापान के पासपोर्ट की भी है। ऐसे ही कैनेडियन पासपोर्ट में क्या है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो काफी सारी कंट्रीज को आपको नहीं लेना वीजा। कुछ जो बच जाती कंट्रीज जैसे कि ईरान हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे आपको लेना है। ये भी थोड़े टाइम बाद फ्री हो जाएंगी है ना? तो इसके अंदर कितना शफल हुआ था कि भैया हमें पहले 4 कंट्री का वीजा लेके चल रहे थे या हैंड टू हैंड कर रहे थे? नहीं, पहले लेके चलो, क्योंकि इतना बड़ा ट्रिप है, कहीं पे भी आप फंस गए तो आपकी कॉस्ट डबल ट्रिपल चली जाती है उस चक्कर पे। और फिर कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे? एग्जैक्टली बॉर्डर के बाहर कार्ड लगा के बोलोगे भाई मैं यहीं पे सोऊंगा मेरे सिलेंडर और गैस अंदर रखी है, मैं तो अनशन पे चला अनशन पे चल जाऊंगा। कनाडा से निकला ही था ना। अब बीइंग एन इंडियन आपको बता दूं कि भाई हम जितने मर्जी देर बाहर रह लें, अब आप भी बाहर घूमते हैं, आप खुद बताए 3-4 दिन से बाद ज्यादा आपको याद आ जाती है इंडियन खाने की, ठीक है ना? तो मैं पूरे प्लान में सोच के निकला था कि कहीं ना भी मिला ना तो उस कंट्री के गुरुद्वारा साहब की लोकेशंस लेके निकला था कि कुछ मिले ना मिले, लंगर तो मिलेगा। और वो एक मेन चीज ऐसी होती है जो हर दुनिया में हर जगह हो रहा है, मिल जाती हर जगह हो रहा है, तो लंगर तो ले सकते हैं। सो एवरी 3rd या 4th डे मैं इंडियन खा ही रहा था और भरपेट खा रहा था। कहीं पे चोरी चकारी का, थेफ्ट का, या फिर कुछ ऐसी रॉबरी वगैरह का कुछ डर लगा है? क्योंकि रास्ता बहुत लंबा। मैं जैसे प्लान करके निकला था ना, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 से 2.5 साल हुए मेरे को प्लान करते, तो मैं एक छोटी से छोटी बारीकी चीज लेके चल रहा था। मैंने एक चीज तो मन में ठान ली थी कि रहना मेरे को होटल में है, बट अगर मेरे को गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी तो मैं कार के अंदर ही सोऊंगा, क्योंकि अगर कार को कुछ भी हुआ मेरा ट्रिप वहीं पे खत्म हो जाएगा। कार को कुछ भी हुआ, ट्रिप खत्म बाई चांस। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बीच में जो कंट्रीज हैं यहाँ पे क्राइम भी बहुत है। जी। अब रात को आपने इन कंट्रीज के अंदर ड्राइव करी जो कि थोड़ी सी डेंजरस कंट्रीज है? मैंने रात को ट्राई करा है कि मैं ना करूं ऐसी कंट्रीज के अंदर। सो जहां से मैं कनाडा में अपनी कार की सर्विस कराता हूं, उनके सर्विस मैनेजर को जब पता चला, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप ट्रिप तो बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, बट ही इज फ्रॉम बुल्गारिया। उन्होंने बोला कि बुल्गारिया में प्लीज डू नॉट स्टॉप फॉर एनी रीजन, पहले ही अपना गैस भरवा के रखना, और 5 स्टार होटल के बिना किसी होटल में नहीं रुकना आपको। तो मैंने प्लान कर लिया कि भाई इससे बेटर है आई विल जस्ट क्रॉस बुल्गारिया, मैं वहां पे रुकूंगा ही नहीं। तो 8 से 9 घंटे लगाए एंड एक एंड से दूसरे एंड पे मैंने बुल्गारिया क्रॉस कर दिया। ये जेरी वेरी कैन लेके चल रहे थे क्या रास्ते में कि फ्यूल भरवा के थोड़ा सा रख लेते हैं यार? जेरी कैन की मेरे को ऐसे जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को ना किसी ने बोला था कि ईरान में आपको एक पॉइंट के बाद फ्यूल बहुत ही बेकार हो जाता है, तो वहां पर मेरे को जेरी कैन मिल जाना था, बट धीरे धीरे वहां पर इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो चुकी थी कि जेरी कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्यूल मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अच्छा, जैसे इनकी ये रूफटॉप ओपन हो रही है जी, जब अच्छा वाला मौसम होगा, आप क्रूज कंट्रोल लगा के कभी कभार मौसम के मजे भी ले रहे होगे? बहुत बढ़िया सर। मैं आपको बताऊं कि स्विट्जरलैंड जिसको सबसे अच्छी जगह मतलब कहते हैं ना, स्वर्ग कहते हैं, वहां पर तो 2-2.5 घंटे सामने फॉल्स हो रही हैं, यहाँ पे बैठा हूँ अंदर बैठ के आराम से बॉलीवुड के 90s म्यूजिक लगा के आराम से गाने सुन रहा हूँ स्लो मोशन वाले, और नज़ारे ले रहा हूँ, आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ।
इतना मैंने होटल में रिलैक्स नहीं करवाएगा जितना मैंने गाड़ी में कर लिया। लाइसेंस प्लेट का एक और मुद्दा है बहुत तगड़ा। आप जी। कनेडियन ओंटारियो की लाइसेंस प्लेट जी। पे आ रहे हैं, ये CFTH वाली। तो लाइसेंस प्लेट यही वाली थी आपके पास वहां पे जब आप इसको यूज कर रहे थे, हाँ या जी, फिर जी। अपने ये कुछ नहीं, मैंने कुछ इसमें चेंज भी नहीं कराया। फिर वहां पर अलाउड है, हम लोग अपने हिसाब से लाइसेंस प्लेट बनवा सकते हैं, बट मैंने कोई चेंजेस नहीं कराया, सब कुछ ऐसे ही तो है। कहते हैं ओंटारियो में या वहाँ पे भी कनेडियन कुछ में कुछ टाइम बाद आप जैसे से अलग अलग जगह पे जाते हैं तो आपकी लाइसेंस प्लेट एक्सपायर भी होती हैं, नई भी वो मिलती हैं एवरी ईयर। पिछले कोविड के टाइम से वो रूल खत्म हो चुका है। वैसे हर एक साल की लाइसेंस प्लेट होती है, हर एक साल के बाद लाइसेंस प्लेट रिन्यू होती है, आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, बट आफ्टर कोविड वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो कोविड में बहुत से लोगों को बहुत से परेशानी Exactly, हुई कि exactly. लोग बाग निकल नहीं रहते घर से, तो रिन्यू आ जाएंगे, तो जी। लॉ जो था, जो रूल था, वही फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो ये नंबर प्लेट देखो यार कितनी अमेजिंग सी है। अब ये जो नंबर प्लेट है, ये लोग जब देख रहे होंगे कि यार ये ब्लू कलर की नंबर प्लेट, ज्यादा लोग उसको एम्बेसी की कार समझ रहे होंगे। एग्जैक्टली अभी आपको बताऊं, जब मैं आपको मिलने ही आ रहा था ना, तो यहीं पीछे रोड पे पुलिस वाले खड़े थे। अच्छा। सो वो उन्होंने मेरे को रोक लिया। उन्होंने बोला भाई काले शीशे हैं, टायर भी बाहर है, पर आए वो इस साइड से। जब यहाँ से शीशा खोला, कहते ओह सर स्टीयरिंग भी यहाँ पर है, स्टीयरिंग भी यहाँ पर है। कैसे यूं? ओए ये क्या है? ये तो स्टीयरिंग ही नहीं है यार, स्टीयरिंग तो वहां है। फिर वो खुश हो गए। फिर उन्होंने मैप देखा, बोले वर्ल्ड टूर पे है। मैं कहा हाँ जी सर वर्ल्ड टूर पे। फिर हाथ मिलाया, कहता सर बहुत खुश हुई, आप जाओ। जब लोगों को ये पता चलता है कि वर्ल्ड टूर पे हैं, तो क्या सही, मतलब एक बहुत अच्छा उनको एक प्राउड वाली फीलिंग आ रही है, भाई हमारा इंडियन है। बीइंग टर्बन सिख हूं तो मैं बाय हार्ट देखो इंडियन ही है, ठीक है ना। वो तो हम सिर्फ काम धंधे के चक्कर में मैं कनाडा मूव हुआ पड़ा था। हूं तो इंडियन ओरिजिन। तो एक दिल में ना प्राउड फीलिंग है फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर कनाडा ऑल्सो, कि भाई मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ और जिससे शायद किसी को इंस्पायर होए, और अगर कोई ये ऐसी सी चीज फॉलो कर सकता है मेरे को देख के, मैं उसका साथ देने के लिए कुछ ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जिसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हो, बहुत सारे कॉज के लिए भी काम होता है बीच में, और आप एक अपना एक हिस्ट्री भी लिख रहे होते हो। जी। तो कल को आने वाले काफी सारे आर्टिकल्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, और हो सकता है कि कुछ ही लोग होंगे जो कुछ साल बाद बुक्स के अंदर आए, जो कनाडा टू इंडिया किया किसी ने, इंडिया टू कनाडा किया किसी ने। तो ऐसे लोग पहचान बनाते हैं। इसमें टोटल ट्रिप के अंदर एक्सपेंस कितना हुआ होगा कनेडियन और हर टाइप का डॉलर और इंडियन रुपीस लगा के? तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ट्रिप प्लान करा था, तो आप एक बजट लेके चलते हो, आप सारी चीजें जोड़ लेते हो, बट जब आप रोड पे होते हो तो पता चलता है कि यार ये भी दे रहा है, सारी चीजें टूट जाती है ना। तो मेरा बजट इंडियन रुपीस में था तकरीबन 25 लाख तक का, 25 लाख कि इतने में हो जाएगा। बट बिफोर आई रीच्ड इंडिया 25 लाख शायद क्रॉस हो चुका था। अच्छा। और अब इंडिया में 1 महीना हो चुका है वो क्रॉस हो ही जा रहा है। तो हो गई। मैं अप टिल इंडिया तक का बता रहा हूँ कि जब मैंने इंडिया तक का 25 लाख सोचा था, बट आई गेस वो 25 से 30 तक पहुंच चुका। तो फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करिए नहीं? फ्यूल कॉस्ट हर जगह की डिफरेंट है सर। मैंने कनाडा और इंडिया का फ्यूल प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम है, बट मैंने 230 रुपए लीटर फ्यूल भी भरवाया है। अच्छा। यूरोप के अंदर 150 रुपए लीटर भी भराया है। 200 मैक्सिमम पेट्रोल ही है सर। 230 रुपए लीटर वाज द मैक्सिमम, बट मैंने 5 रुपए लीटर भी भरवाया, जो कि ईरान के अंदर है। 5 रुपए लीटर ईरान के अंदर है। 5 से भी कम ही होएगा। तो मतलब वो हमारा 5 रुपए है या नहीं, हमारे, मैं रुपीस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। रुपीस का, ओके। और उनका जो भी होगा वो होगा। उनके में तो बहुत ज्यादा मनी होती है, जो क्योंकि उनकी वैल्यू ऑफ मनी बहुत डिग्रेड है। तो जैसे ईरान जैसे वैल्यू फॉर मनी बहुत डिग्रेडेड है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से कोई अगर ईरान घूमने जाए तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसके पास कम पैसे के अंदर वो ज्यादा चीजें घूम पाएगा या नहीं? ऐसा नहीं है, सस्ता जरूर है, खाना पीना बहुत सस्ता है, होटल्स भी सस्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। ईरान है भी बहुत ब्यूटीफुल, बट द थिंग इज वैल्यू ऑफ द मनी इज डिग्रेडेड, बट फिर प्राइस ऑफ द आइटम इज, फिर आप मतलब आप लेने जाओ तो वो हायर दिखती है कि भाई यार उनके में लाख रुपए की उनके हिसाब से लाख हो जाती है, हमारे यहाँ पे थोड़ी कम होती है। हमारे हिसाब से 1000 होंगी कुछ ऐसे। जी। अच्छा, तो ये रिम वो ये रिम भी चेंज किया आपने? रिम भी चेंज करा सर, रिम एंड टायर्स मैंने। तो रिम क्यों चेंज किया आपने? रिम तो उसके 17 इंच है आई थिंक। हाँ, स्टॉक 17 थे। रिम से थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाती है। 15 लगाए फिर आपने?
हाँ जी 15 लगाए रिम्स। जी जी। अच्छा। तो उसमें क्या है, थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो रही है। और जो स्टॉक वाले थे वो 5 स्पोक थे, ये थोड़ा न्यूअर ब्रांड आया हुआ था। और वैल्यू भी ऐड हो रही है, वैल्यू ऐड हो जाए, और लुक्स थोड़ी ऐड हो जाती है, स्ट्रेंथ भी आ जाती है स्ट्रेंथ इसमें भी आ जी जाती है क्योंकि रिम छोटा हो गया। जी रिम छोटा हो गया और टायर बड़ा हो गया, तो इसमें ट्रैवल इतना ज्यादा हो गया, जो कि एयर का जो ट्रैवल होगा, जी अभी इतनी टेरेन से निकल रहे हैं, अब क्या पता कहाँ पे क्या हो जाए, एग्जैक्टली। वहां पे कितना ही। तो आप एयर प्रेशर के ऊपर भी ध्यान रख रहे थे कार के, या फिर? 100% सर, बाय प्रोफेशन आई एम इनटू ट्रकिंग लाइन। अच्छा। तो हर सुबह निकलने से पहले एक ऑयल जरूर चेक करता था, और एक मैंने छोटी सी टायर प्रेशर वाली हथौड़ी रखी हुई थी, जो कि हम वहां पर भी ट्रक पे हथौड़ी मार के चेक करते हैं हाँ, और वैसा। कितना प्रेशर है। हालांकि अंदर भी शो करता है इसका, आपको पता है सब गाड़ियों में आजकल Obvious वो होता है, बट TPMS मैं पूरा ये देख के अंडर द नीड कोई ऑयल चेंज तो नहीं, ऑयल लीक तो नहीं हुआ रात को, ये सब चीजें मैं नहीं, जैसे करके। कहीं से एयर प्रेशर हमें थोड़ा कम रखना है, हम जा हाँ, रहे हैं कहीं कच्चे रास्तों में, या, पत्थर वत्थर है वहाँ पे या, कम रखना है, हाईवेज पे हमें ठीक रखना है, जी। तो वहाँ पे आप मैंने अपने साथ हाँ जी, अपने साथ मैं एयर प्रेशर वाली मशीन जो छोटी सी होती है वो लेके चल रहा था। इसको मैंने इन्फ्लेटर लेके चला हूँ। सैंड ड्यून्स में जब मैंने इसकी ऑफ रोडिंग करी है तो मैं इसको 18 PSI तक भी लेके गया हूँ। अच्छा। नॉर्मली इसमें 30-35 PSI रखता हूँ मैं। हाँ। 18 PSI तक भी लेके गया हूँ, वहाँ पे कम करी गई है ताकि मैं फंसू ना किसी सैंड के अंदर, एंड निकल जाए निकल जाऊँ वहाँ से। हाँ। अच्छा, टूल्स भी कैरी कर रहे थे कुछ, कि कभी कुछ हो जाए, तार वार जोड़नी पड़ जाए तो, या कुछ तो हो हमारे पास? स्पेसिफिकली एज सच कोई टूल नहीं था मेरे पास, जो गाड़ी के साथ आते थे वही टूल्स थे। अच्छा। बट हाँ, कुछ मैंने रोप्स रखी थी अपने साथ, ताकि इसको अगर टो करना पड़ जाए तो मैं टो कर सकूं। ये किस पॉइंट के लिए होते थे? ये नहीं पता। ये इसलिए होते हैं सर, अगर जैसे इसके पास सॉफ्ट टॉप है या हार्ड टॉप भी है, कैनेडियन स्पोर्ट्स के हिसाब से गाड़ी बनाई गई है, वहां पे कायाकिंग वगैरह होती है और आइस स्केटिंग होती है, तो आप उनको जब छत के ऊपर रखते हैं वो छत से भी बड़ी होती हैं। अच्छा। तो उनकी ड्रॉप टाइज करने के लिए यहाँ पर अच्छा, लगती तो है। वो ड्रॉप जो होगा उसका वो यहाँ से बांध सकते हो आप। चलो, टूल्स तो आप कैरी नहीं कर रहे थे। जी जी। वेपन्स कोई कैरी कर रहे थे? सर एज सच तो नहीं, वेपन कोई भी नहीं रखा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में से जाना था। नहीं, एक वो छोटा सा सेल्फ डिफेंस के लिए रखना, तो जैसे होता है वो सर मेरे पास गुरु साहब की कृपान है, एवरी टाइम होता है ये हमेशा मैंने हाँ, ये छोटी सी होनी चाहिए, पता नहीं कब कहाँ कैसा मोड़ पड़ जाए। हाँ, दिस इज फॉर बेसिकली सेल्फ डिफेंस। आप ये मैं हमेशा आज से 15 साल से अपने पास रखी हुई है मैंने। हाँ। तो ये गुरु साहब की मेरे ऊपर दात है कि भाई मैंने ये अपने पास रखी हुई है। अच्छा, कुछ जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी एक्सपेंस हुआ 25 लाख से ऊपर बता रहे हैं आप, ठीक है, कोई और अगर ऐसा कुछ ट्रिप प्लान कर रहा है, या फिर प्लान करना चाहिए या फिर नहीं, और प्लान करना चाहिए तो क्यों कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो, और क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, वो आप एक बार बताओ। ट्रिप 100% प्लान करो। मैं पर्सनली सोलो ट्रिप में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरी एज 40 हो चुकी है। इस उम्र में ऐसा पागलपन करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप यंगर हो और अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहते हो तो सिर्फ एक सलाह दूंगा, लिमिटेशंस में सब चीजें करो। घर पे कोई ना कोई इंतजार कर रहा है हमेशा, और सबका, और एक ऊपर वाले पे विश्वास रखो। जो भी प्लान करोगे हर चीज हो जाएगी। बस उसको मैनेजमेंट और पूरा का पूरा जितना भी आप उसको प्लान कर रहे हो उसके बारे में आपके पास ना इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, तभी जाए। तो 40 इयर्स में आपने सोचा कि मैं ये कर लूं? मैं 5 साल बाद सोचूंगा, मैं 35 हूँ। लेकिन ये बहुत फन, एंगेजिंग और ऐसा है जिससे कि आप अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हैं। जी, जी। अच्छा, ये लाइट्स वगैरह इसकी कहीं पे रात को अगर हमने ड्राइव करी तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं दिखी? या स्टॉक के अंदर कुछ कभी आज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट लगा लो। हाँ। तो मैं इन चीजों में नहीं, मेरे को था कि भाई मैं जैसा हूँ स्टॉक ही लेके चलो। ऐसा मेरे को एक्स्ट्रा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद अब मैं जब इंडिया ट्रिप करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा लाइट्स लगानी पड़ेंगी बिकॉज ऑफ द वेदर, तो वो मैं येलो वाली लाइट्स शायद लगवानी पड़ेंगी फॉर माय ट्रिप ओनली। तो बट अभी पूरे रास्ते में मेरे को कहीं की जरूरत नहीं। इंडिया में इस कार को देख के लोग खुश हो रहे थे, एक्साइटेड थे, और पूछ रहे थे कौन सी है, या फिर क्या सीन था? मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ। जब मैं कनाडा से मूव हुआ तो कनाडा में तो ये आम गाड़ी है, पर रैप को देख के बहुत लोग खुश हो रहे थे। रैप भी तो इसके अंदर कंट्रास्ट करता जी। तो और जब मैं इसको लेके यूके, यूरोप वगैरह पहुंचा तो लोग बहुत एक्साइटेड थे गाड़ी को देख के, और थम्स अप मिल रहे थे, लोग शीशे पे नॉक कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या ये बहुत चीजें। यूरोप पूरा ऐसे, टर्की में भी बहुत अच्छा, ईरान में भी बहुत अच्छा। सेलिब्रिटी फीलिंग आ रहा था। As soon as I entered Pakistan and India both,
लोग देख रहे हैं, बुला कोई नहीं रहा, मैं जब नजर में लाता हूँ वो नजर घुमा लेते हैं। अच्छा जी। अरे भाई, और पीछे से वीडियो बनाएंगे, सामने आके बात नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत शाय भी होते लोग, काइंड ऑफ या वो तो सोचेंगे अलग भाई सा पता नहीं क्या सीन है। या तो वो मेरे को टैग कर रहे हैं मेरे इंस्टा के ऊपर, बट वो सामने नहीं आ रहे। तो सामने आओ यार, इकट्ठे फोटो खींचेंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी ना। अच्छा, आपकी फैमिली मतलब आपकी वाइफ जी। तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चों ने, वाइफ ने, पापा क्या कर रहे हो? जब मैंने 2.5 साल पहले प्लान करा था ना, तो सर सब सोचे थे मजाक कर रहा है हाँ। कि भाई पागल हो गया। पापा का दिमाग ऐसे ही चलता है। इंडिया जाएंगे बताओ, कनाडा से। अच्छा। बट द थिंग इज बाद में थोड़े से रुसवाइयाँ हुई हैं, समझाना पड़ा उनको बहुत चीज। बट माय सन, मेरा सन बहुत खुश था। वो ही इज 12 राइट नाउ, 13 सॉरी। और उसने तो पूरा सपोर्ट दिया कि यस डैड यू हैव टू डू इट। मेरी वाइफ, मेरी डॉटर 6 साल की, वो कहती प्लीज ब्रिंग मी अ डॉल, उसको और कोई मतलब नहीं। तो बस मेरी वाइफ सपोर्ट सबने करा है। मेरी मदर भी थी यहाँ से, इंडिया से, मेरे ब्रदर, सबने सपोर्ट जरूर करा है, बट सब घबराए हुए थे। फैमिली को लेके जाने का कभी प्लान किया आपने ऐसा? फैमिली को सर एज सच मैं एडवेंचरस ट्रिप पे नहीं लेके जाऊंगा, बट हाँ इन लोकेशंस के ऊपर जो जो मेरे को अच्छी लोकेशंस लगी हैं वहां पर डेफिनेटली। फ्लाइट से, कार से? फ्लाइट से जाऊंगा। यही तो सुनना था मुझे भाई, फैमिली का अलग ही सीन चलता है ना? कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे, Exactly. वाइफ है, ये है वो है। जो बंदा एक इंडिपेंडेंट कर पाता है, जितना फ्री हैंडेड होता है, उतना नहीं हो फर्क पड़ पाता। जाता है, क्योंकि अपने आप का ख्याल रखना मेरे लिए इजी है। अपने साथ फिर 3 लोगों का और ख्याल रखना, मैं उनको क्यों किसी प्रॉब्लम में डालूं? जब मैं, अगर इफ यू कैन डू इट, तो उनको जरूरी है प्रॉब्लम में डालना। जब हमारे लिए बनी हुई है, फ्लाइट्स हैं, तो वहां पे ले जाओ, वहां पे घुमाओ। अच्छा, अच्छे जो से घुमाओ। इंडियंस सोच रहे हैं अभी कनाडा में शिफ्ट होने के लिए, अगर वो जॉब नहीं कर रहे, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक हैंडी बिजनेस और छोटे इन्वेस्टमेंट के अंदर बिजनेस कनाडा के अंदर, या फिर जो कनाडा क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसके अंदर साइड्स के अंदर जो भी जगह है, क्या हो सकता है? सर देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ के कंफर्ट जोन से निकल के वहाँ एक शॉकिंग होता है, स्पेशली फॉर दिल्लीइट्स या किसी बॉम्बे या इस जगह के लेके चलो, मेट्रो सिटीज से लेके चलो। बट अगर आप एक कंफर्ट जोन को भूल के जाएंगे ना, तो कनाडा पूरा आपका साथ देगा। और बिजनेस के बारे में सोचो तो अगर आपको हाथ हैंडी वर्क कुछ भी आता है, मैं कहता हूँ आपको दीवार में ईंटें लगानी भी आती हैं, आपको नलके ठीक करने भी आते हैं, छोटे से छोटा काम जो हम यहाँ पे बहुत छोटा मानते हैं, वहां पर उतने ही ज्यादा पैसे हैं उस चीज के। और सबसे बढ़िया, हाँ, और सबसे बढ़िया ट्रकिंग बिजनेस में, मतलब अब ट्रकिंग बिजनेस वो ग्रेट नहीं रह गया, बट स्टिल यू अर्न गुड मनी इनटू काफी है। और ट्रकिंग के अंदर एक लाइफस्टाइल भी अलग सा हो रहा है, लेकिन उसके लिए बंदा थोड़ा सा फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टाइप्स होना चाहिए, है ना? बाकी और पेट्रोल और ये ठेके वाले बिजनेस, ग्रोसरी स्टोर्स तो बहुत हैं, लोग करते ही हैं, और अभी भी चल रहे हैं, बहुत तो 10 साल पहले जब आप इंडिया से कनाडा गए थे, तो आपने वहां पे जाके कहीं कुछ जॉब की है, या फिर आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट सर जॉब से ही करी थी। यहाँ पर मैं बिजनेस कर रहा था, स्टार्टअप करनी थी कि भाई कुछ भी करना है, तो स्टार्ट मैंने जॉब से ही करी थी। और बहुत ही एक कहते हैं ना लेबरस टाइप जॉब थी, मतलब एक वेयर हाउस के अंदर सामान पिक करना, वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। 2-3 महीने मैंने करा, देन किसी ने मेरे को देखा, एंड वो भी दिल्ली से थे, वो वहाँ के मैनेजर थे, एंड वहाँ से मेरे को अपलिफ्ट मिलना शुरू हुआ। यूनिलीवर एक जो ब्रांड है, आई डोंट नो ब्रांड का नाम लेना नहीं लेना, बट वहाँ पर मैं जॉब कर रहा था। वहाँ के जो मैनेजर थे वो भी दिल्ली से थे, पर वो 25 साल पहले से वहीं पे थे। ही गिव मी अपलिफ्ट, तो वहाँ पर फिर मैं एक टेबल चेयर वाली पोजीशन पे आ चुका था। स्टार्टिंग ऐसी होती है। हाँ, तो 2-3 साल मैंने वहाँ पर जॉब करी। फिर मैं ट्रकिंग लाइन में आया, मैंने ट्रक चलाए। फिर मेरे को ट्रकिंग स्कूल में मैं एज अ प्रोफेसर लगा। 3 साल मैंने पढ़ाया, ट्रकिंग सिखाई, चला के प्रोफेसर लग गए। जी, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैंने ट्रकिंग प्रोफेसर 2-3 साल करा, एंड उसके बाद कोविड आया। कोविड से जब मैं इंडिया से फिर जब आया हुआ था, फिर वापस गया, वहां जाके मैंने अपना ट्रकिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। अब इन्होंने ट्रकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे एम्प्लॉइज की जगह इनके पास है, कोई कनाडा से मेरे पास नहीं है, पर ट्रकिंग का काम मिल जाएगा, तो ट्रक चला सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। बहुत ही अच्छी इनकी, मतलब बेसिकली ना यार, मान लो एक कार लेके, कोई सी भी कार हो, मैं तो कह रहा हूँ ब्रोंको मुझे पसंद है इसलिए मैं इसकी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ,
ब्रोंको लेके आए हैं, बजट लेके आए हैं, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना है, 1 महीने के अंदर 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, और यार फैमिली से अलग हैं, सारे वीडियो कॉल पे सारी चीज़ चल रही है, बिजनेस से अलग हैं। ऐसी चीज़ को भाई हर जगह जहाँ भी आपको मिले वहाँ पे सैल्यूट, नमस्ते और सत श्री अकाल। Thank you, sir. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।